Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, I would like to explain you the absorption rates. Earlier, we have talked about what is an absorption costing. How do we calculate our FOH, which are scattered in different forms. Today, I am talking about absorption rate, and I will also explain why do we calculate absorption rates, which helps us to calculate over or under applied FH, which is later on a separate topic. I will discuss it in in my later lectures. Uh, Having allocated or apportioned all overheads, the next stage is absorption costing is to add them to or absorb them into the cost of production or sales. इसका क्या मतलब है? आप की प्रोडक्ट तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आपका डायरेक्ट मटेरियल, आपका डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये आपने डिपार्टमेंटल लेवल तक तो कैलकुलेट कर लिए। अब उन डिपार्टमेंट लेवल्स में आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और आपका सर्विस डिपार्टमेंट भी है। उन सर्विस डिपार्टमेंट के एफओएच को भी आपने रीएलोकेट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, ताकि वो जो सर्विस डिपार्टमेंट थे उनके एफओएच भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट हो सके। इफ यू विल नॉट reallocate or reapportion FH of your service department, how would you calculate or you will collect that amount from products, because they are not being allocated on them. So the first stage is you allocate your FH on all departments including service departments. Then these service department FH are redistributed on the production department. अब जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो आपने इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एफएच को अब आपने यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसका भी कोई ना कोई मेथड होता है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे आप एफएच को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एडेड टू द प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस, द टोटल ऑफ द टू बीइंग द फैक्ट्री कॉस्ट or full cost of production. Production overheads are therefore included in the value of inventories of finished products. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसके अंदर ही एफएच एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट होता है उनकी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। सो देर इज अ रीजन टू कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन रेट्स। इसको क्यों किया जाता है? टुडेज टॉपिक इज प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट्स। ये एफएच जो है ये पहले से आप क्यों डिटरमिन करते हैं, इसकी कोई ना कोई रीजंस होती हैं। वो रीजंस आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इट इज यूजुअल टू ऐड ओवरहेड्स इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट बाय अप्लाइंग अ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। द प्री डिटरमिन्ड रेट इज सेट एनुअली इन द बजट। इसको सालाना तौर पे किया जाता है। इसको ना तो क्वार्टरली किया जाता है, ना सेमी एनुअली किया जाता है, और ना ही इसको मंथली किया जाता है। इसको पूरे साल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी बेसिस पे फिर रेट कैलकुलेट किए जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर आपको और इसकी क्लैरिटी आएगी। सो absorption rate is a means of attributing overhead to a product or service based, for example, on direct labor hours, direct labor cost or machine hours. जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके एफएच जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके कॉस्ट सेंटर्स में, फिर इन्हीं एफएच को किसी न किसी बेसिस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी एलोकेट किया जाता है। आपकी फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट लाइंस हैं। एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा प्रोसीजर्स के बाद बनती है, और दूसरी आपकी जो है वो ज़रा जल्दी बन जाती है। दूसरी एग्जांपल आपकी ये भी हो सकती है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मशीन ज़्यादा काम करती है और दूसरे के ऊपर लेबर का काम ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको कोई ना कोई बेसिस लेना पड़ता है कि जिसकी बेसिस पे आप एफएच को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है डायरेक्ट लेबर आवर्स या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या फिर मशीन आवर्स। तो इसकी बेसिस पे कोई ना कोई रेट कैलकुलेट होता है। फिर उस रेट को जितने उस प्रोडक्ट के ऊपर आवर्स लगे
या जितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगी या जितने आपके मशीन आवर्स लगे उस रेट से मल्टीप्लाई करके आप एफ एच कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कितने आपके एफ एच लगे हैं। इसकी एक और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो है, कोई एक प्रोडक्ट आपकी मशीन के आवर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगते हैं, दूसरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेबर के आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर मशीन आवर्स ज़्यादा लगेंगे तो आपके पास मशीन का रेट होगा, उस मशीन के रेट को उस नंबर ऑफ आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एच आ जाएगा। दूसरी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपके लेबर आवर्स ज़्यादा लगे हैं तो फिर आप उसके लिए लेबर को एज ए बेस यानी लेबर आवर्स को एज ए बेसिस ऑफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफ एच यूज करेंगे, और जितने उसके ऊपर आवर्स लगेंगे लेबर रेट के साथ मल्टीप्लाई करके उसके एफ को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो जब हम नेक्स्ट करेंगे आपको और फर्दर इसकी क्लैरिटी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट आवर प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट्स। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप अपने एफ एच को जब अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करते हैं तो आप कभी भी एक्चुअल एफ एच को एलोकेट नहीं करते। उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि आपके पास अभी एक्चुअल एफ एच आए नहीं होते, या वो टाइम टू टाइम आपके पास इनकर हो रहे होते हैं, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड बेस्ड अपॉन दैट कॉस्ट यू हैड टू calculate the price of your product. So therefore you need to have a predetermined overhead rates. So as this book suggests that overheads are not absorbed on the basis of actual overheads incurred but on the basis of estimated or budgeted figures calculated prior to the beginning of the period. The rate at which overheads are included in the cost of sales absorption rate is predetermined before the accounting period actually begins for a number of reasons. वो number of reasons क्या क्या हैं, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर बुक के अंदर आपको बताई गई हैं और कुछ इसके इन एडिशन मैं आपको और भी बताऊंगा इसमें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बिजली का बिल है वो एक टाइम पीरियड के बाद आता है और वो कभी ज़्यादा आता है और कभी कम आ रहा होता है, क्योंकि किसी टाइम पीरियड के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और किसी टाइम पीरियड के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होती है। तो जिस टाइम पीरियड के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, आपकी मशीन ज़्यादा देर चलती है। So uh, you cannot use your actual FH to calculate to assign, basically to assign your FH to the uh, product. Therefore you need predetermined overhead rates. Similarly you have a gas bill, तो गैस भी इसी तरह आपको रिक्वायर्ड होती है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जब ज़्यादा डिमांड होगी तो यू रिक्वायर्ड मोर गैस, जब आपको प्रोडक्ट्स कम बनानी होंगी तो आपको गैस कम रिक्वायर्ड होती है। तो आप उसको मंथली बेसिस पे या प्रोडक्ट की बेसिस पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको मशीन की ऑयल चेंज करना हो तो उसकी लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगी। जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा जल्दी उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, एंड सो ऑन। तो यू हैव टू कैलकुलेट योर प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट, और उसके लिए आपको उसका बेसिस भी रिक्वायर्ड होता है कि किस बेसिस पे आपने अपने एफ एच रेट्स को कैलकुलेट करना होता है, यानी एब्जॉर्प्शन रेट को। सो देयर आर सम मोर एग्जांपल। For example, goods are produced and sold throughout the year, but many actual overheads are not known until the end of the year. It would be inconvenient to wait until the year end in order to decide what overhead costs should be. तो जिस तरह मैंने आपको वाली बात बताई है, again an attempt to calculate overhead cost more regularly such as each month is possible, although estimated cost must be added for occasional expenditures such as rent and rates incurred once or twice a year। क्योंकि जब आप कोई प्रीमिसेस को हायर करते हैं तो आपकी एनुअली या सेमिनली उनको पे किया जाता है, तो फिर आप उसको इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हें कैलकुलेट करें और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर असाइन कर दें। सो द डिफिकल्टी विद दिस अप्रोच वुड बी दैट एक्चुअल ओवरहेड फ्रॉम मंथ टू मंथ would fluctuate randomly. Therefore, overhead costs charged to
production would depend on a certain extent on the random events and changes. A unit made in 1 week might be charged with $4 of overhead, in a subsequent week with $5, and in a third week with a $4.5. Only units made in winter would be charged with a heating overheads. Such charges are considered misleading for costing purpose and administratively and clerically inconvenient to deal with. Similarly, production overheads might vary each month. For example, actual overhead cost might be $20,000 per month, and output might vary from say 1,000 units to 20,000 units per month. जिस तरह किसी टाइम पीरियड के अंदर को आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सीजनल है, तो अगर किसी सीजन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड फॉर एग्जांपल 20,000 है विच यू आर प्रोड्यूसिंग इट, एंड अदर पोलैरिटी यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे जब आप उसके रेट्स कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट रेट वुड बी $20 एंड $1 per unit respectively, which would again lead to a administration and control problems. So keeping in mind all of this, you need to calculate your predetermined overhead rates. So absorption rate is calculated by dividing the budgeted overhead. I'm focusing here the word budgeted overheads. ये budgeted का मतलब ये होता है कि they are the best guess that were incurred previously. तो आप उसको बेसिस लेते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ गए हैं तो आप उसी प्रोपोर्शन से उसके अंदर वो चीज़ें ऐड करते हैं, गैस रेट्स बढ़ गए हैं तो वो भी ऐड करते हैं, ऑयल वगैरह के रेट्स बढ़ गए हैं तो वो भी आप ऐड करते हैं, इवन कि आपके फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो भी आपके एफओएच का पार्ट होते हैं, तो आपके वो उनकी सैलरीज इंक्रीज आती है तो उस हिसाब से आप वो सैलरी भी उसमें ऐड करते हैं, तो ये आपके बेस्ट गैस होते हैं. सो यू calculate your budgeted overheads and then divide with the budgeted level of your activity. तो इसको जब आप divide करते हैं so that you get your absorption rate. For production overhead, the level of activity is often budgeted direct labor hours or budgeted machine hours. Normally जो आप यूज करते हैं वो आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स या आपके budgeted machine hours. ये आपके most of the time in मोस्ट ऑफ द कंपनीज या प्रोडक्शन जो कंपनी होती हैं उनके अंदर इन्हीं को यूज किया जाता है, लेकिन ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें और ज़्यादा भी हो जाते हैं. ये इनफैक्ट वेरी करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये आपको जब एक पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में या एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं. लेकिन कोई आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाएं या अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप हो सकता है आप कस्टमाइज्ड यूज करें कोई मेथड, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे वो वाला इस्तेमाल में आएगा, लेकिन जो आपको जब बेसिक आइडिया हो जाता है तो आप उसके मुताबिक फिर चलते हैं. सो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट्स आर देयर फॉर प्री-डिटरमिन्ड एज फॉलोज. द ओवरहेड लाइकली टू बी इनकर्ड during the coming period is estimated, number 1. Then the total hours, units or direct cost on which the overhead absorption rates are to be based activity level are estimated. So पहले आपके पास budgeted overheads उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी एक्टिविटी देखेंगे कि किस एक्टिविटी को आप एज ए बेसिस ले रहे हैं, उस बेसिस पे आप रेट कैलकुलेट करते हैं. सो the estimated overhead is divided by the budgeted activity level to arrive at an absorption rate for the forthcoming period. तो आपने फॉर एग्जांपल ये आपके बजटेड ओवरहेड्स, ये आपके टोटल बजटेड ओवरहेड्स, इसको आप डिवाइड करेंगे आपकी जो बजटेड जो एक्टिविटी होगी उसके साथ. वो आपके मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, वो आपके लेबर आवर्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट उसमें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ तो उसमें उससे भी आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से आपकी एक्टिविटी लेवल्स हो सकते हैं. सो सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन बेस. Management should try to establish an absorption rate that provides a reasonably accurate estimate of overhead cost for job, products or services. यहाँ पे reasonably जो उससे related हो
एक्यूरेट आपका बेस्ट गैस हो कि इतने ही नॉर्मली हमारे एफ एच एक्चुअल में इनकर होते हैं, उसके करीब तरीन होते हैं वो। सो देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और ओवरहेड रिकवरी रेट्स विच कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका एक बेस्ट गैस आपको कहता है, जो आपका हिस्टोरिकल डाटा है वो बताता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो उसका 100% ही आपके एफ होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, या 150% नॉर्मली होते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल आपके 1 लाख की अगर मटेरियल की कॉस्ट आई है, तो अगर 100% उसके एफ होते हैं तो 1 लाख मटेरियल की कॉस्ट और 1 लाख ही आपकी एफ की कॉस्ट भी आएगी। सेम अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है इस तरह डायरेक्ट लेबर भी आपकी बेसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख लेबर कॉस्ट आती है पूरे साल के अंदर, और आप समझते हैं आपका हिस्टोरिकल डाटा बताता है कि ऑलमोस्ट 100% ही हमारी एफ की कॉस्ट आती है आपकी लेबर कॉस्ट का। सो 2 लाख आपकी अगर लेबर कॉस्ट है तो 2 लाख भी आपकी एफ की कॉस्ट आएगी, या इसकी कोई एक परसेंटेज 150%, 200%। A percentage of prime cost. We already know what is prime cost. If you add up direct material and direct labor तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आती है। तो प्राइम कॉस्ट का भी कोई एक परसेंटेज हो सकती है, यानी 100% हो सकती है, 150% हो सकती है, 200% हो सकती है। देन फोर्थ वन, यू हैव अ डायरेक्ट मशीन आवर्स। तो इस डायरेक्ट मशीन आवर्स को भी एज ए बेसिस यू कैन कैलकुलेट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल को बजटेड एफ है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स के साथ, तो आपके पास रेट आ जाता है। जब आपके पास वो रेट आ जाता है तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितने आपके मशीन आवर्स लगेंगे, यू मल्टीप्लाइड एंड यू विल गेट द एफ ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। देन जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल मशीन आवर्स ज़्यादा है तो आपके उसके ऊपर एफ भी ज़्यादा आएगी, और जिस प्रोडक्ट को बड़ा सिंपली बना लिया गया है तो उसके ऊपर जो आपकी मशीन आवर्स है वो भी कम लगेंगे, और मशीन आवर्स कम लगने का मतलब ये है कि उसके ऊपर एफ भी कम लग रहे हैं। अ रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, जिस तरह मशीन आवर्स आपने कैलकुलेट किए इस तरह आपके लेबर आवर्स को भी आप बेसिस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके मे बी को बजटेड मशीन आवर्स आपने कैलकुलेट किए, सो एफ एच बजटेड एफ एच डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, आपके पास रेट आएगा। अब उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कितने आपके लेबर आवर्स लगे, यू मल्टीप्लाई विद द रेट, आपके पास एफ एच आपके पास रेट आएगा। उस रेट को नंबर ऑफ आवर्स जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली यू कैन आल्सो कैलकुलेट विद द पर यूनिट, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 यूनिट्स बनाए हैं, ये आपका बेस्ट केस था, तो उसको आप एज ए बजटेड ले लेते हैं कि नॉर्मली एक साल के अंदर हम इतने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आपके पास अगेन वो की जो बजटेड एफ है वो उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो आपके पास पर यूनिट एफ की कॉस्ट भी आ जाएगी। सो दीज आर नॉर्मली द बेसिस ऑन विच यू कैलकुलेट योर एफ। The choice of an absorption basis is a matter of judgment and common sense। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि they are customized and you make your best guess, best judgment कि आपकी basis क्या होनी चाहिए। So there are no strict rules or formula involved, although factors which should be taken into account are set out below, which is required uh, is as absorption basis, which realistically reflects the characteristics of a given cost center and which avoids undue anomalies। anomalies का मतलब ये है कि उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आ जाए एक्चुअल और आपके जो प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट्स हैं जो आपने बजट के थ्रू कैलकुलेट किए। मैनी फैक्ट्रीज यूज अ डायरेक्ट लेबर आवर रेट और मशीन रेट in preference to a rate based on percentage of direct material cost, wages or prime cost। So a direct labor hour basis is most appropriate in a labor intensive environment। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा काम करती है तो वहाँ पे लेबर आवर्स को बेस्ट गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है आपके प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली
जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ पे ऑटोमेटेड काम बहुत ज़्यादा है, तो आप मशीन आवर्स को बेस लेते हैं, राइट? So in a standard costing environment, both of these time-based methods would be use would use standard hours as the absorption basis. So we will return to study standard labor hours and standard machine hour absorption rates when we learn about it, about standard costing, और जिसको हम जो ही absorption costing हमारा खत्म होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे. So a rate per unit would be effective only if all units were identical. जिस तरह for example आपकी GLI गाड़ियाँ बनती हैं तो सारी identical होती हैं, तो वहाँ पे आप यूनिट की बेसिस ले लेते हैं. XLI वगैरह की हैं तो सेम वहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. I keep this discussion up to now. In the next video, I'm going to explain a question, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से इन मेथड्स को, ये जो आपको 6 बताए गए हैं, किस तरीके से आप FOH कैलकुलेट करते हैं, रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और रेट्स की बेसिस पे आप किस तरह अपने जो FOH हैं उसकी कैलकुलेशन की जाती है. So I just stop my video up to here. In the next video, I'm going to talk about the question and how they are being solved. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.